कितना जरूरी है गाली बकना जीवन में? बहुत फिल्मों में नहीं, जीवन में बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। कम से कम उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बक सकते हो, क्योंकि वो एक भाषा है। मैं जेन्युइनली मानता हूँ इस बात को। मुझे बहुत कम भरोसा होता है उन लोगों पे जो अपने यार दोस्तों को गालियां नहीं देते। उधरी कमरिया से साड़ी के आई अब आंटी की बारी। आर यू गोविंदा फैन? हाँ, हु इज नॉट। इस ब्लॉक में मैं हूँ, सामने वाले ब्लॉक में विजय है। हासिल का डायलॉग रणविजय, ये सब चल रहा होता था। घर वाले पर जो नहीं, घर वालों को घंटा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पापा कहाँ जाएगा? अच्छा 50 सवाल कब आ रहा, वापस कब आएगा? मैंने कहा यार क्या चल रहा है, 40 के हो गए हैं। तो घर में ये समझ नहीं आ रहा था खुशी मनाई जाए या दुख मनाया जाए। छोटे शहरों में इसलिए डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि वो अकेले होते ही नहीं। जबरदस्ती उठा के लेके जाएंगे आपको रूम से, घर से। चलो अरे मात होती है। हाँ, इसके ये इससे बेटर क्या है? ये गाली थोड़ी, ये तो इमोशंस है। तेरा काम देगा यार, बात होती है। तो आदमी को लगेगा कि इससे बेटर आप नहीं बता सकते आपने कमाल कर। हॉस्टल में क्या करते थे? फिल्म इंस्टीट्यूट। अरे पागलपन है। फिल्म इंस्टीट्यूट के हॉस्टल, क्रिएटिव हॉस्टल बहुत ज्यादा। हम लोगों ने ये बचपन में बोल बोल के ना कि मर्द रोते नहीं, मर्द रोते, सत्यानाश कर दिया। कब जीवन में आखिरी बार रोए थे आप? परसों, 3-4 दिन पहले यार। देवर भाभी का स्पेशली वो जो गेम होता है हमारे यहाँ, तो कोरडे मारते थे। आप पिटे हो नहीं? अरे भाई साहब, ये हाथ सूजे होते थे। यू रिमूव मेघना फ्रॉम राजी, इट्स नॉट राजी। जो पहला पार्ट है वासेपुर का, वो पूरा पढ़ा। मैंने कहा उनको, सर मैंने पढ़ लिया। तो बोले कैसा लगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला करेगा? मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? कैसी बातें कर रहे हो? मेघना सेड, डैडी बैठो ना, पहला शॉट है देखो आप। भाई मेरी हालत खराब। मैंने कहा, और छोटा सा कमरा, यहाँ बैठे हैं, सांस ले रहा हूँ कि नहीं इट्स ओके। मैं देखूंगा कि आप लाइनें ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा भाई साहब मत करो मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा यार। कितना इंपॉर्टेंट है वाइफ का पार्ट आपके लाइफ में? बेहद, क्योंकि जिस तरह के प्रोफेशन में हूँ ना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और वो ये बात समझती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। So my first impression of today's guest is कि हम दोनों लिफ्ट में घुस रहे हैं और आपके ज़ुबान पे गाना था, उधरी कमरिया से साड़ी के आई अब आंटी की बारी। कौन सा गाना है ये बताइए? ऐसे पता नहीं, कुछ कहीं तो आज कहाँ से ये सुबह नींद के बाद? पता नहीं, कहीं तो सुना है, या तो कहीं इंस्टाग्राम के रील में फोन पे वो बन रहा था, बज रहा था, या किसी की रिंगटोन थी कुछ। तो अभी थोड़ी देर पहले जब शूट चल रहा था ना। आर यू गोविंदा फैन? हाँ, हु इज नॉट। दैट इज आल्सो ट्रू। एक दौर में गोविंदा सर मतलब फुल एंटरटेनमेंट रहे हमारे लिए। एकदम फुल पैकेज। मतलब आप अगर बिग स्क्रीन में घुस रहे हैं 70 mm स्क्रीन में, तो गोविंदा वाज द रेज। सो हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम आबिर लाहिरी। इस शो का नाम है व्हाट्सअप आबिर, एंड आज हमारे गेस्ट है जयदीप अहलावत। वेलकम। थैंक यू भाई। यार बड़े मुश्किल मिलते हैं कोई मेरे हाइट के या मेरे से थोड़े ऊंचे लोग जिनके साथ इंटरव्यू कर सकता हूँ। नहीं, विजेंद्र से पिछला इंटरव्यू शायद वो भी एकदम लंबे चौड़ा लड़का है। यार कुछ बताइए ना अपने जीवन के बारे में, बिकॉज बहुत सारे फैंस जो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, वो ऑब्वियसली एक सक्सेस के बाद के जयदीप को जानते हैं, बट उसके पहले का जयदीप कैसा था? ऑब्वियसली स्ट्रगल रहा होगा, वो हर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। नहीं, उससे पहले का मतलब क्या बताऊं अभी कि बचपन कहाँ से निकला? यहाँ से शुरू करते हैं। मेरा गांव है खरकड़ा। अच्छा। रोहतक से कुछ 20 किलोमीटर दूर, हिसार रोड पे। ओके। और मॉम डैड टीचर रहे हैं, तो मेरी स्कूलिंग जो है वो सरकारी स्कूल जहाँ वो थे। छठी के बाद, छठी क्लास में जो था, वो मैं गांव में आ गया था। मॉम की पोस्टिंग गांव में आ गई थी। और फिर छठी से 10वीं तक मेरा गांव खरकड़ा, वहाँ पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी। उसके बाद फिर रोहतक जाट कॉलेज, +1 से लेके, उन दिनों +1 बोलते हैं, आजकल +1 11th बोलते हैं। हाँ, 11th बोलते हैं, या हायर कॉलेज, हायर सेकेंडरी कुछ बोलते हैं। तो +1 से लेके मेरी एम इंग्लिश तक की वो रोहतक में हुआ। क्या बात है। क्या अंग्रेजी हमेशा था जीवन में कि बहुत लेट आया? बिकॉज गांव में उतना अंग्रेजी का एक्सपोजर नहीं होता। नहीं था। वो सरकारी स्कूलों में तो आजकल तो बच्चे जब आई थिंक केजी वेजी में होते हैं, या प्री स्कूल में होते हैं, प्ले स्कूल में होते हैं, वहाँ उनको ABCD सिखाई जाती है। ऑफिशियली हमें छठी क्लास में सिखाई जाती थी। अरे बाप रे। 6th क्लास में A फॉर एप्पल। इमेजिन कि एक 10 साल का 12 साल का बंदा तो उस वक्त पढ़ रहा होता है A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। सो इंग्लिश बहुत लेट आई, बट लिटरेचर बहुत जल्दी आ गया था। तो आई थिंक उसकी वजह से वो थोड़ा सा हुआ, क्योंकि मॉम डैड टीचर थे, इसीलिए लिटरेचर आया। स्पेशली फादर, क्योंकि पापा को लिटरेचर पढ़ने का शौक कभी से आज भी है। आज भी उनके बिस्तर के सराहने 1 या 2 किताबें आपको हमेशा मिलेंगी। वो आदत आप में आई है?
थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत आई आप में? हाँ बिल्कुल, उन्हीं से आई है वो। क्या पढ़ते हो शुरुआती आप? दौर, अक्सर क्या शुरुआती पढ़ते हो? दौर उन्हीं से आया, क्योंकि कहानियाँ पढ़ने का शौक उनका था। जब अब तो किताबें खैर बस स्टैंड भी नहीं बचे हैं, पर बस स्टैंड्स पे किताबें मिलती थी। नहीं, सही बात है। और वहाँ से वो प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियाँ और वो सब, तो वो लेके आए थे कभी। मैं तो मैं आई रिमेम्बर, शायद मैं 6ठी क्लास में ही था जब उन्होंने वो किताब दी कि ऐसे कहानियाँ पढ़ लो। तो उसको पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आने लगा। और मेरी बहन बड़ी है मुझसे कुछ 6-7 साल, तो वो जब अपने ग्रेजुएशन में गई या अपने 10th के बाद जब वो बाहर निकली पढ़ने के लिए, तो उनकी जो किताबें होती थी उसमें भी लिटरेचर होता था, तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। तो है थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है। और आप क्या क्या पढ़ते हैं इन जनरल किताबों में? मुझे पर्सनली नाटक और कविताएं पढ़ने का शौक है। नॉवल थोड़ा कम पढ़े जाते हैं, पर पढ़ लेता हूँ कभी कभी। बट कभी ऐसा सोचा कि एज अ डायरेक्टर कभी अगर जाओगे उन नाटकों को सिनेमा में हाँ, दिखाया मुझे लगता है जाएगा? लिटरेचर को ना बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। बहुत कम डायरेक्टर हमारे पास जिन्होंने लिटरेचर से फिल्में बनाई हैं। उठा के या कुछ उससे उसको एक तरह से अडॉप्ट करके, या जो भी विशाल सर जैसे जी, कमाल मेरे का, दिमाग में मतलब वही नाम था, इकलौता नाम वही कमाल था। का उन्होंने एडाप्टेशन किया है। पूरा शेक्सपियर एकदम या इंडियन सिनेमा के लिए brilliant, रेलेवेंट बना दिया। brilliant। तो या मुझे लगता है लोगों को करना चाहिए, डायरेक्टर्स को, क्योंकि बहुत अच्छा लिटरेचर है, वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा लिटरेचर है। हिंदी सिनेमा में उसका इस्तेमाल होगा तो बढ़िया लगेगा, लोगों तक कहानियाँ पहुँचेंगी। ट्रू। आप मेंशन कर रहे थे अपने भाई और बहन के बारे में, कैसा था बचपन? मतलब वर यू अ नोटोरियस किड और आप बीच वाले थे, राइट? हाँ, आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा था। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो मार उतनी नहीं पड़ती थी? हाँ, मार उतनी नहीं पड़ती थी, लेकिन क्योंकि माँ बाप टीचर रहे हैं तो वो एक जिम्मेदारी अजीब सी रहती है कि आप, अरे मास्टर का बच्चा कैसे फेल हो सकता है। सही बात है। तो वो था। लेकिन छोटा भाई पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, अभी भी है। ओके। तो उसका ये होता था कि वो 2 साल छोटा है, तो वो 8th में, मैं 10th में, दोनों बोर्ड के। या अच्छा, वो तब तो 10th में, मैं 8th में 12th बोर्ड में। होता था। राइट राइट राइट। 8th में बोर्ड होता था, 5th में और बोर्ड 10th। होता था। उसके कुछ 8th में कुछ ऑलमोस्ट 90% और मैं 50% वाला 10वीं क्लास में। तो घर में ये समझ नहीं आ रहा था खुशी मनाई जाए या दुख मनाया जाए। सेम +2 के दौरान वो 10th में था, इज अगेन टॉपर। ओह भाई। एंड पर मैं ठीक था, मतलब उस वक्त बच गया, 60% के आसपास था। जब अभी लाइक एग्जाम का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम मार्क्स लाओ। डू यू स्टिल बिलीव गोइंग लाइक सीइंग दोस डेज कि यार अब एक्चुअली नंबर मैटर करता नहीं है, मैं जीवन में बहुत कुछ कर चुका हूँ? मुझे लगता है कि उस वक्त भी मैटर नहीं करता था, बनाया जाता था। जिनको करता होगा शायद करता भी होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा हवा बना दिया जाता है उस बात का, कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। साला जबरन का स्ट्रेस है यार। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई बोझ भरे भरे मैंने बहुत सारे दिमाग में स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो बहुत ही होता है ना, रट्टा मारने वाले होते थे, और वो उगल के आ जाते थे पेपर पे, नंबर अच्छे आते थे, पर वो गधे थे। जनरली गधे देखे मैंने, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट देखे मैंने अपने कॉलेज टाइम में। यार उनको बात करने का शौर नहीं है, उनको वर्ल्ड में कोई चीज़ पूछ लो, किताबों से बाहर उनको कुछ नहीं पता है, बेसिक बात ये। और वो भी पता नहीं है, वो भी उन्होंने मगअप कर लिया इतना मगअप कर लिया है कि आप ऐसे बटन दबाओगे वो उगल देंगे। आई डोंट लाइक दैट, मुझे मजा नहीं आता। और वो शायद एक्टिंग में दिखती भी है शायद कि रटना क्यों है। रटना नहीं है, रटना नहीं। आज भी थैंकफुली स्क्रिप्ट कभी याद नहीं करता हूँ मैं, ऐसा कभी बैठा नहीं कि बैठ के स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ, नहीं। उसको आप 5 बार 10 बार पढ़ोगे, आपको वो पूरा प्रेमाइस समझ में आएगा। फिर आपको वो लोग, वो किरदार बोलते हुए सुनाई देंगे। ट्रू। तो फिर आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आर यू वन ऑफ दोस एक्टर्स जो बोलते हैं कि नहीं, जो डायलॉग है मैं उसको हल्का फुल्का चेंज करूंगा, या आप एकदम डायरेक्टर्स के अगर जो डायरेक्टर बोलता है कि उनको चेंज नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे? तो नहीं करूँगा। पर एक जब अच्छा लिखा हुआ होता है तो उसको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जरूरत पड़ती है जब ठीक से लिखा नहीं हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश करते हो कि ये ऐसा ना लगे कि लिखा हुआ डायलॉग। पर जब अच्छी लिखाई होती है तो फिर आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल राजी के दौरान मेघना मैम ने जब वो कहानी लिखी और वो डायलॉग जब उस फॉर्म में आए, तो मुझे याद है मेरे पहले दिन में मैंने कुछ एक शब्द को एक्स्ट्रा जोड़ दिया जस्ट टू एनहांस द थिंग। एंड आफ्टर द टेक शी लाइक इट्स गुड जयदीप, आई थिंक वी शुड नॉट ऐड दैट वर्ड। एंड आई वाज लाइक मैम, लेकिन उससे उस बात का मतलब नहीं बदला। एंड शी लाइक
लेट्स नॉट चेंज. मैं गुलजार की बेटी हूँ यार, तू मुझे शब्द कैसे बता रहा है? I realized that face, that smile on that face, कि नहीं ये बहुत मेहनत से लिखे गए हैं. ये जो इकोनॉमी है ना इन शब्दों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई रियलाइज दैट ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दैट फिल्म कि उन शब्दों की जितना बोला जाए उनका मतलब निकलता है. अगर उनको कम ज़्यादा कर दोगे ना तो उनका वेट नीचे गिर जाएगा. तो ये बात वहाँ से ज़्यादा समझ में आई उस दौरान. पर आई थिंक वो राजी है तो शायद इसलिए, आई एम श्योर उन्होंने तलवार में ये नहीं किया होगा. क्योंकि वहाँ वो कैरेक्टर वैसा है कि पीरियड है जहाँ आप आज की तरह बात नहीं करते होंगे. तो मैं ये पूछा था, मैं आपकी फिल्मोग्राफी देख रहा था, मोर देन द कैरेक्टर आई वाज इन लव विद द स्क्रिप्ट्स. आपने बहुत प्यारे प्यारे स्क्रिप्ट चूज किए हैं, स्पेशली पाताल लोक. हाँ मैन, कि मुझे लगता है कि मैंने नहीं चूज किया उनको, उन्होंने मुझे चूज कर लिया. मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि आप स्क्रिप्ट भी आपको ढूंढती है. चाहे फिर वो वासेपुर हो, कोई आता पता नहीं था मुझे वासेपुर बन रही है. रैंडमली कॉल आया? रैंडमली कॉल भी क्या, मैं उससे पहले एक फिल्म की थी हमने चिटगांव, जिसमें मनोज भाई, नवाज भाई सब लोग थे, विजय, राजकुमार, मैं. एंड आई वाज स्लीपिंग डे इन द डे लाइट. और मैं उठा तो फ़ोन पे 2 राजू के मिस कॉल, राज के मिस कॉल और 1 मनोज भाई का. अच्छा, लाइक ये क्या हो गया? शिट, ये क्या हुआ? तो मैंने मनोज भाई को तो बस बाद में पूछता हूँ, पर राजकुमार मेरा बैचमेट है. मैंने कहा राज कुछ हुआ क्या? बोला भाई जल्दी कर, और अभी जिस हालत में उठ के ना अनुराग के ऑफिस आ, 1:30-2 बजे दोपहर को. मैंने कहा ठीक है. मैं ऐसे चप्पलों में चल दिया. अनुराग सर बैठे थे, बोला कि कहानी है तो पढ़ेगा. मैंने कहा हाँ सर. बोला ये पहले कुछ 50 पेज तक है, उसके बाद तू है नहीं फिल्म में, मुझे कहीं जाना तो तू कम से कम वहाँ तक पढ़ ले. वो पढ़ने शुरू की तो वो इतनी कमाल थी कि वो आप रुके ही नहीं. तो मैंने पहला पार्ट है वासेपुर का वो पूरा पढ़ा. मैंने कहा उनको सर मैंने पढ़ लिया. तो बोले कैसा लगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया. बोला करेगा? मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? कैसी बातें कर रहे हो. तो डन है, मैंने वैसे भी तेरा नाम दे दिया. तो अपेरेंटली मनोज सर ने उनको रेकमेंड किया. वो मनोज सर से पूछा होगा मनोज भाई से कि भाई कोई ऐसा एक्टर जो तेरा फादर लगे और थोड़ा कुछ हो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी. एंड मनोज भाई सजेस्टेड माय नेम कि अच्छा एक एक्टर है यार, मनोज के साथ अभी फिल्म की है, एंड ही माइट लुक शाहिद खान. दैट्स हाउ आई गॉट. सेम राजी समडे, जो उस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर थे जोगी भाई, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि एक स्क्रिप्ट है, मेघना मैम तुझसे मिलना चाह रहे हैं, तू एक बार आएगा? मैंने कहा हाँ ज़रूर. अरे कैसी बात कर रहे हो? पहुंचा मैं मेघना ने कहानी सुनाई है, मुझे लगा कि इससे बेटर राइटिंग मैंने रिसेंट टाइम में नहीं देखी है. आई वॉज स्पेल बाउंड, मतलब ब्रिलियंटली रिटन. एंड आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल अबाउट द एज फैक्टर, क्योंकि मैं उस वक्त एकदम पतला सा जब पढ़ाई चल. बट यू गेन्ड राइट? या देन लाइक मैंने कहा मैम ये कम से कम 15-17 साल ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर है उम्र में, और पता नहीं मैं वैसा देखूंगा कि नहीं देखूंगा. शी सेड के आई विल मैनेज, वो मेरे ऊपर छोड़ दे. मैंने कहा ठीक है. बट क्या डैपर लुक आया एकदम. फिर वो वेट बढ़ाया गया, चश्मे लगाए गए, मेरे लंबे लंबे बाल थे, दाढ़ी वाड़ी थी. तो मतलब एक एक चीज़ शुरू हुई है कि अच्छा हाँ नहीं दाढ़ी और छोटी फाइनली क्लीन शेव. तो इट टुक लाइक ऑलमोस्ट अ डे टू फाइनलाइज दैट लुक. एंड बट बॉडी डज नॉट रिएक्ट लाइक दैट, क्योंकि मैं उम्र तो वही उस उम्र का आदमी नहीं है वो. तो कुछ शॉट्स देते टाइम आपकी बॉडी इज नॉट वर्किंग इन दैट मैनर. लाइक मेघना यूज्ड टू, शुरुआत की 4-5 दिनों में सब बढ़िया है. सही बात, कई चीजें नेचुरली होगी. हाँ. एंड देन दैट्स हाउ राजी हैपेंड. एंड अगेन पाताल लोक, एक दिन कॉल आता है कि एक स्क्रिप्ट है आप पढ़ोगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर पढ़ेंगे. और वो कहानी मैंने पढ़ी. अगेन लाइक राजी, पाताल लोक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटिंग्स एवर read by me or by anyone. And I think Sudeep Bhai is, I think, the best writers we have right now. And the way he visualized that story is amazing. I remember saying this to Avinash also and Sudeep Bhai also कि अगर हमने, especially Avinash, because Avinash is my batch, is my FTI mate, वो एक batch junior है मेरे से. आई सेड टू हिम कि अगर ये कहानी जैसी लिखी हुई ना, हमने वैसी भी
वैसे की वैसी हम 80% भी बोलते हैं, चलो हमारी अंदर कमी आ जाएगी, हमने इसको 80% भी ऑडियंस तक पहुंचा दिया तो भी फाड़ देगी। तो ये बहुत पसंद आने वाली है। तो आई थिंक आपके सवाल का जवाब ये है कि मुझे कहानियों ने चुना, थैंकफुली अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, शायद इसलिए बचा भी रहा। वो गैप आते गए, लंबा वक्फा निकला बीच बीच में, कभी आया कभी नहीं आया, वासीपुर कभी से आया नहीं लेके देन विश्वरूपम कमल सर के साथ किया, कमांडो आई, राजी आई, फिर पाताल लोक आई, तो लंबा गैप था, बट लोग अच्छे मिले। क्या लगता है, मतलब ऑनेस्टली एकदम बताना दिल से, क्यों पाताल लोक पे आप पे उन लोगों ने भरोसा किया, ऐसा क्या था? आई डोंट नो, मैंने एक बार, मुझे बाद में जब पता चला कि सुदीप भाई की तरफ से आई वॉज द फर्स्ट चॉइस। ओ भाई। एंड मैंने उनको बोला कि आपने पता नहीं कैसे भरोसा किया इतनी बड़ी स्क्रिप्ट पे। जब मैंने पढ़ी थी मुझे अपने आप पे नहीं था, पर मुझे याद है मैंने बोला भी था कहीं और भी कि वो कहानी पढ़ते ही ना दो थॉट एक साथ दिमाग में आए थे कि अगर ये कहानी वैसी ही पहुंचा दी गई जैसे लिखी हुई है और ये कामयाब हो गया तो इसमें तो कमाल हो जाएगा, पर अगर हक तूने दिया हगा और स्क्रिप्ट में सब अच्छा हुआ और तू दिखा लोगों को यार ये यार, तो शायद दोबारा 4-5 साल लगे किसी को इतना बड़ा भरोसा दिखाने में। बट आई थिंक पता नहीं, सुदीप भाई से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने इतना भरोसा कैसे सोचा कि इतनी लंबी कहानी को आप किसी हाँ भाई, एक्टर के कंधों पे डाल दोगे। 10 एपिसोड, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और मैं ये हमेशा मानता हूँ कि पाताल लोक में कोई और भी होता ना तब भी वो हिट तो होना ही था। मेरा अपना फैक्टर है, वो एक अलग चीज़ है कि मैं उस रीज़न का हूँ, उस बैकग्राउंड को मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर बैकग्राउंड तो मुझे और भी बहुत सारे पता है। सही बात है। आई थिंक कुछ सिंक हो गया, कुछ ऐसा जेल हो गया उस कहानी के साथ, मेरा अपना भी और उस पूरी यूनिट का, पूरी क्रू है कि सबकी एनर्जीज ने पाताल लोक बनाया। गुड पार्ट इज दिल्ली पुलिस में आप अक्सर जब इंस्पेक्टर से मिलते हैं आपको एक हरियाणवी एक्सेंट अक्सर देखने को मिलेगा, और वो इतना नेचुरल लगा है पाताल लोक में। एनसीआर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, जब भी आप किसी भी प्रोफेशन को देखोगे ना एनसीआर का इफेक्ट जरूर मिलेगा। और वो उस कैरेक्टर में इतने प्यार से घुला है कि आपको लगेगा भी नहीं कि भाई मतलब कुछ किसी ने एक्टिंग की है, वो लगा एकदम ऐसे ही तो गाली बकता है वो। कितना जरूरी है गाली बकना जीवन में, फिल्मों में नहीं, जीवन में बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बक सकते हो, क्योंकि वो एक भाषा है। मैं जेन्युइनली मानता हूँ इस बात को, मुझे बहुत कम भरोसा होता है उन लोगों पे जो अपने यार दोस्तों को गालियाँ नहीं देते। मैं जेन्युइनली मानता हूँ ये बात, क्योंकि मुझे डाउट है फिर उनके ऊपर, सही बात है कि वो सही बात नहीं कह रहे हैं। तो गालियाँ बहुत जरूरी, क्योंकि इमोशन का पार्ट है, इमोशन का गाली ना लगे, वो इमोशन का पार्ट होता है। जब आपको कोई बात कहने में, और एक गाली में आप बहुत कुछ कह सकते हैं, सही बात है, उसी को अलग कॉन्टेक्स्ट बदल दोगे तो बिल्कुल सही बात, बदल जाएगा उसका मतलब। सही बात। अरे भैंचो माच होती है। हाँ, इसके ये इससे बेटर क्या होगा? ये गाली थोड़ी, ये तो इमोशन है। तेरा काम देगा यार, माच होती है, तो आदमी को लगेगा कि इससे बेटर आप नहीं बता सकते, आपने कमाल का काम किया, तेरा काम देगा माच। सडनली सेम वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट में, बट या गालियाँ बहुत जरूरी है दोस्तों के साथ तो डेफिनेटली। हाँ, उसी से बॉन्डिंग बनी है, उसी से बॉन्डिंग बनी है। आप संगीत सुनते हो इन जनरल जीवन में? अभी मैं देख रहा था, आप थोड़े देर जब सेटअप वेटअप चल रहा था तो आप रील्स देख रहे थे, फ्यूजन का कुछ भेजा था कि एक फ्यूजन कर रहे थे कुछ लोग। अभी मुझे बहुत मजा आता है उसको, क्योंकि इंस्टेंट हो रहा होता है, वो ऑर्गेनिकली हो रहा होता है ना, तो उसको सुनने में बहुत मजा आता है। क्या सुनते हो इन जनरल गाने? कभी अगर सुकून से रात को एकदम नींद लेना हो? आई थिंक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है सूफियाना, तो अकेले में स्पेशली जब आपको लगा कि आपने छोड़ दिया नुसरत साहब को, मतलब पैक वैक के साथ ऐसे ही अथाह सागर नहीं, पैक के साथ भी हो जाता है, बिना पैक के भी हो जाता है, उससे उसका कोई सुबह सेट पे जा रहे हैं 6 बजे, सुबह नुसरत साहब बज रहे हैं, या कोई एक इंस्ट्रूमेंटल क्या एनर्जी है भाई नुसरत साहब में, वो कमाल है। जैसे मुझे सतिंदर बहुत पसंद है, तो उसकी जो एक अजीब सी रूहानियत है, खनक है, वो बहुत अच्छा लगता है। बट मूड के ऊपर है गाना। ये हिप हॉप और ये वाला जोन समझ में आता है? थोड़ा कम आता है, पर सुन लेता हूँ। और हरियाणवी गाने, हरियाणवी कल्चर, उन सबसे वो सब मजा आता होगा। वो तो एकदम टिपिकल फोक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो अच्छा गाया होता है वो सुन लेते हैं, कुछ ऐसे ही फालतू में किसी ने कुछ गा रखा है, पर मजा नहीं आता है। कैसा था गाँव, मतलब कैसा होता, कैसा आपका गाँव कैसा था? सबके गाँव की डेफिनेशन बहुत अलग है, कोई खाट पे बैठ के हुक्का करते हैं, जैसे मैं लास्ट एपिसोड में विजेंद्र से गाँव जैसा ही है बिल्कुल। और मुझे लगता है अभी थोड़ा सा बदलाव आ गया है, क्योंकि इंटरनेट आ गया, वक्त बदलता है, इंटरनेट आ गए हैं, अब सबके घरों में गाड़ियां हैं, एसी हैं। गांव में भी एसी? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे दौर में
नहीं होता था, पंखा नहीं हम होता बच्चे हो रहे थे, पंखे नहीं होते थे बहुत सारे घरों में। तो अब आज हर घर में टीवी है, एटलीस्ट एक व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, और इंटरनेट है सबके पास फ़ोन में। हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं होते तो मुझे याद है जब घर में लैंडलाइन लगा था तो वो अपने आप में ऐसा था कि एक हफ्ते तक उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे कब ये बजे, और साला फोन ही नहीं बचता होगा, किसी के पास नंबर नहीं है तो कहाँ से बजेगा। एक हफ्ते बाद जब आप लोग बांटने लगते हो, आस पड़ोस के लोग अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं कि हमारे पड़ोस में फ़ोन लगा है, तुम्हें कुछ जरूरत हो तो वहाँ फ़ोन कर लेना। पर उसका अपना एक चार्म होता था, आज वो चार्म नहीं है। आप 2 लाख के फ़ोन में भी वो चार्म नहीं है जो। अब तो आप कार नहीं खरीद के आ जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी पड़ी हुई है, पता भी नहीं चलेगा। मुझे पापा जब पहली बार घर में गाड़ी लेके आए, मारुति 800 सेकंड हैंड, वो जो उसका जो चार्म था वो आज नहीं है। आज बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद लो, वो एक दिन दिखेगी, उसके बाद उसका कोई चार्म नहीं है। सडनली वो एक बस व्हीकल हो जाती है। सही बताया, कुछ दिन ऐसे आएंगे कि वो जो अगरबत्ती जलाई जाती, नारियल फोड़े जाते हैं ना नई गाड़ी में, वो भी नहीं होगा। कपड़ों के साथ भी तो होता था, कपड़े साल में 2 बार 4 बार मिलते थे, या तो कोई मामा की शादी है तो वहाँ मिल गए, या त्योहार पे मिल गए। आज कपड़े आप शोरूम से पहन के निकलते हो कि कई बार ऐसा हुआ कि मजबूरी में कुछ कहीं जाना पड़ा तो अच्छा एक शर्ट खरीद लेते, पहन के यहीं से निकल लेते। अब उसका वो चाम नहीं है, लेकिन जब कपड़े आते थे तब तो वो रखे जाते थे कि किसी ओकेजन में पहना जाएगा। आज ने वो नहीं है। कैसा फेस्टिवल कैसा होता था घर में बचपन में? आप फेस्टिवल ऐसे इन जनरल घर में माहौल वैसा ही होता था? गांव ही होता था, घर का फेस्टिवल कभी नहीं होता। गांव में फेस्टिवल हमेशा गांव का होता है, सब एक साथ, घर का नहीं होता। तो होली है वो पूरा गांव खेलता है, और देवर भाभी का स्पेशली वो जो गेम होता है हमारे यहाँ, तो कोरडे मारते हैं जिनको। कोड़े मारते हैं? कोरडे मतलब बेसिकली जो चुन्नियाँ होती हैं या वायल जो होती है जिनको बोलते हैं, उनको औरतें ऐसे रगड़ के वो बना के वो पीटा जाता है देवरों को। अरे वाह, तो आप पिटे हो नहीं? हाँ, अरे भाई साहब, ये हाथ सूजे होते थे क्योंकि एक डंडा होता था जिससे आप रोक सकते हो, उतना ही अलाउड था, और पानी मारते हो आप बेसिकली। तो ये साथ में पानी, इससे बचते रहते हो आप। तो ये पूरा हाथ सूजा होता था, 2 दिन तक सूजन नहीं उतरती जिसकी। बट उसका मज़ा ये था कि कम्युनिटी फेस्टिवल होता था कि आज यहाँ से ये टोल निकला है और इसकी जहाँ भी भाभियाँ हैं जिस गली में, वहाँ जाएंगे, सब लोग खेलेंगे, फिर ये अगले वाले पे जाएंगे। तो जैसे ब्रज की होली होती है वैसा टाइप का दौर चलते थे। सुबह एक दौर होगा, सुबह 9 बजे से लेके 11, 12, 1 बजे तक। फिर सब अपना खाना वाना खा लो क्योंकि वो भी ज़रूरी है। सही बात। तो फिर 2 बजे से लेके फिर रात तक। फिर रात के खाने के बाद एक दौर चलता था कहीं ना कहीं, जो बच गए हैं नहीं खेल पाए हैं, रात को भी चल रहा है। पूरा फुल डे फेस्टिवल होता था, और पूरा गांव शामिल होता था उसमें। आजकल की तरह नहीं कि आप अपने अपने घरों में, बहुत ज़्यादा पूरा गांव सड़क मतलब गली में खड़ा होता। उस छोटे से गांव से एकदम खेत खलिहानों से निकल के बम्बई के एकदम कंक्रीट जंगल में जाना है, वो ट्रांजिशन अच्छा तो आई एम श्योर उतना नहीं होगा, बट रोजगार मिला और प्लस जो काम करने का मन था वो मिला, वो उसने ऑब्वियसली खुशी दिया होगा। बट डू यू मिस दोस डेज कि यार दैट वाज फन? देख 100% उसमें तो वो आप जहाँ पैदा होते हो, बड़े होते हैं ना, उसका जो जुड़ाव आपके साथ होता है, वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती, वो आज भी है। अभी मैं पंचकुला गया था भाई के पास, तो वापस आते वक्त मैं रोहतक से होके आया हूँ, क्योंकि मेरा +1 से बताया ना, जैसे +1 से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक वही निकला है। वो शहर में बड़ा हुआ हूँ मैं, बच्चे से जवान हुआ हूँ। पहला सुट्टा जीवन का वहाँ किया, पहली बाइक चलाई होगी, सब कुछ वहीं हुआ है। तो उस जगह से, उस यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से एक जुड़ाव है, और वो लोग हैं आज भी वहाँ। आप उसी दौर के लोग आप, लेकिन आप सब काम करते हैं, पर वही है, शाम को आके बैठेंगे, शाम को एक दूसरे से मिल लेंगे, ताकि इसलिए कहता हूँ छोटे शहरों में डिप्रेशन नहीं आता है। कैसे आएगा? सही बात है। आज भी दोस्तों से कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल। रोहतक जाते हो, वहीं जाते हो घर? छोटे शहरों में इसलिए डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि वो अकेले होते ही नहीं, जबरदस्ती उठा के लेके जाएंगे आपको रूम से, घर से, चलो। अभी यूनिवर्सिटी में, आप मेरी यूनिवर्सिटी में MDU रोहतक में जाके देखोगे, वही लोग जो मेरे टाइम पे जब वहाँ थे, या हम हमारे सीनियर जूनियर मिला के, अगर वो शहर में हैं तो वो वहाँ ज़रूर आएंगे। वही 60, 70, 80 लोग टुकड़ों में, कभी 20 हैं, कभी 10 हैं, कभी 5 हैं, कभी 50 हैं। तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत कुछ आपके अंदर घुटने से अच्छा है कि आप निकाल दो उसको, वो बहुत ज़रूरी है। बड़े शहरों में वो नहीं होता है। आप सालों तक एक बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, बॉम्बे की, पर आपको नहीं पता आपके सामने वाले फ्लैट पे कौन रहता है। तो सब कुछ आपके अंदर ही घुटा हुआ है, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो। हाँ, और वो पाइल अप होता है, अजीब सा पाइल अप होता है। बट थैंकफुली मैं बचा रहा,
स्पेशली क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत सारे दोस्त हैं, एक बैच है पूरा आपका 20 लोगों का, और सबके सब उसी में फंसे हुए हैं, सबकी जर्नी भी वही है, तो सबके दुख भी वही हैं, सुख भी वही हैं, तो उन दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा। यार आपका बैच काफी क्रेजी निकला है। या, तो आप 2008 बैच बिल्कुल, के, right? 2008 राजकुमार पास राव, आउट, या, सनी हिंदुजा, विजय वर्मा, राज, सनी, विजय, गौरव शर्मा अच्छा काम कर रहा है, और भी बहुत सारे लड़के जो कैसी क्रेजी दिन है गोस्वामी, एफटीआई के। जसवंत दलाल अभी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए उसने। आई थिंक एफटीआई का एज एन एक्टिंग बैच, आई थिंक दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बैच। हाँ, ट्रू 2005 से लेके देवेंदु भाई का जो बैच है वहाँ से लेके अभी तक के जितने भी बैचेज आए हैं, ट्रू, आई थिंक दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बैच इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इतने सारे पॉपुलर लोग निकले हैं। कैसी क्रेजी दिन थे वहाँ के? हॉस्टल में क्या करते थे? फिल्म इंस्टीट्यूट, अरे पागलपन है वो अलग पागलपन है वो एक, क्योंकि हॉस्टल्स में रह चुका हूँ मैं, उससे पहले जब रोहतक में थे वहाँ हॉस्टल्स में थे, पर फिल्म इंस्टीट्यूट के हॉस्टल, क्रिएटिव हॉस्टल बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ ऐसा कोई दौर या जगह नहीं है या वक्त नहीं है दिन का जब लोग फिल्मों के बारे में बात ना कर रहे हो। तो वो शुरुआती दौर थोड़ा सा अजीब हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार हरियाणा से बाहर निकला था, तो एक तो कल्चरल शॉक था कि अरे यार ये बहुत अतरंगे लोग हैं सब जगह से आए हुए, बहुत ही अतरंगे लोग हैं, और आप सिर्फ एक्टिंग स्टूडेंट नहीं हो उस वक्त, पहले 6 महीने कंबाइंड कोर्स है, तो आप पहले 6 महीने हर चीज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने एक्टिंग लिया था, मतलब मेजर्स एक्टिंग था, बट सीखना तो सब कुछ ही है। पहले 6 महीने सबको सेम होता है, तो हमारे जैसे 80 लोगों का बैच है, तो सब के सब मॉड्यूल वाइज कैमरा, एडिटिंग, साउंड, और जो 4 लाइट, हाँ, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, सबका कोर्स होता था, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। तो वो थोड़ा सा 2-1 महीने में लगा कि यार ये तो बोरिंग हो रहा है। उस वक्त वो समझ नहीं थी, ये किक नहीं है मेरी, कि यार एक्टिंग के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। बट देन टाइम के साथ साथ वो आपको समझ में आने लगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो फिर बहुत कुछ बदल गया, नज़रिया बदल गया आपको सिनेमा देखने का, या पढ़ने का, या सीखने का, जो कि आई थिंक एफटीआई के बिना नहीं हो पाता। वक्त लगता है, शायद हो सकता है 5 साल लग जाते, 10 साल लग जाते, लेकिन वो 2 साल ने ना आपके टाइम को कंप्रेस कर दिया कि हाँ यू ईट सब कुछ 2 साल में ले लो, यू ईट, स्लीप एंड ड्रिंक फिल्म बेसिकली। ट्रू। अगर एक्टिंग को असाइड कर दे उसमें से, ऐसा कौन सा अलग स्किल, जो उनमें से ऐसा क्या स्किल होता जो सिनेमा का आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था? मुझे बहुत ज़्यादा, सबके सब इतने कमाल के लगते हैं कि जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे लगता है कि यार ये बहुत कमाल की चीज़ है। बट जैसे मुझे अभी डायरेक्शन का पिछले कुछ टाइम से लग रहा है कि मुझे कुछ डायरेक्ट करना है, बट जब मैं कैमरा व्यू फाइंडर से देखता हूँ ना, उससे मैजिकल कुछ नहीं है। आप उस कैमरे के व्यू फाइंडर में जब उंगली अपनी आँख रखते हो ना, सब बदल जाता है। जैसे आँख हटा के सब देखते हो, नहीं नॉर्मल है, आपने दोबारा उस पर आँख रखी है, लाइक शिट, दिस इज अमेजिंग। तो आई थिंक मुझे वो सबसे ही, मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग को देखता, हमारे मुकुंद सर जो पाताल लोक के जो हैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आप उनको देखते हो काम करते हो, जितनी शिद्दत से वो, जितने प्यार से वो अपना सेट डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, आपको ना प्यार हो जाता है उनसे। तो आई थिंक जो लोगों को इस काम में जेन्युइनली मज़ा आता है ना, वो उनको हर चीज़ में मज़ा आता है, उसके हर पोर्शन से मज़ा आता है। आप किसी इंसान से प्यार करते हो, पूरे इंसान से प्यार करते हो, सिर्फ आंखों से नहीं, बालों से नहीं, तो वो वैसा वाला फील होता है। सबसे कीमती लम्हे कौन से होंगे एफटीआई के? मतलब जो ऐसा कि यार मज़ा आ गया यार, ये नहीं होता तो शायद ये 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाते। बहुत सारे हैं यार, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हर दिन की जो ट्रेनिंग होती थी ना एज एन एक्टर, और मुझे याद है ये इस ब्लॉक में मैं हूँ, सामने वाले ब्लॉक में विजय है, ये हॉस्टल ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक्स में, वो उसका वॉशरूम है और मेरा ये है, और हम डायलॉग मार रहे हैं फिल्म में हासिल देख के ना, हासिल का डायलॉग रणविजय, ये सब चल रहा होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको चाहे अनचाहे ना बदल रही होती हैं। आपको वो बॉन्डिंग वहाँ से शुरू होती है आपकी एज एन एक्टर, लोगों से बातचीत करें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि आप एक वर्कशॉप हम कर रहे थे जिसमें 40 घंटे में हमें खुद एक स्क्रिप्ट लिखनी थी, खुद उसको शूट करना था और खुद ही बना के तैयार करना, फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी, शॉर्ट फिल्म।
तो वो जो सडनली एक कम्युनिटी बनती है ना आपकी 10 लोगों की, वो अमेजिंग होती है। और वो शायद पूरे जीवन भर चल जाएंगे। वो पूरे जीवन भर चलते हैं। वो आपको समझ में आता है कि ये जो बॉन्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाके, और रिश्ते समझ में आने लगते हैं। बेस्ट पार्ट है सबका अलग अलग कुछ ना कुछ फोर्टे है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई डायरेक्शन में बहुत अच्छा है, आप उसको ट्रस्ट करते हो, वही दोस्ती फुली ट्रस्ट करते हो आप, मतलब आंख बंद करके। इसलिए मैं आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मॉनिटर नहीं देखता हूँ। ओके। जो कि अब बहुत सारे एक्टर्स हैं, ठीक है, वो सही गलत की बात नहीं करता, मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने विजन को ब्रेक कर दूंगा। क्योंकि उस मॉनिटर के टाइम पर सीन में ना मैं सिर्फ अपने आप को देखूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पूरे सीन को देखूं। अब फिर भी होने लगा है कि मैं पूरा सीन देखता हूं। अच्छा। पर मैं मॉनिटर पे जाता नहीं हूं, दोनों ही सूरतों में। अगर खराब काम भी हो रहा होगा तब भी नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर अच्छा काम हो रहा है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि सामने वाला बैठा है। ट्रू। आप उनके ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर रहे हो, और इसलिए साइन किए फिर। एग्जैक्टली। तो आप मैं पूरे पातालोक में मैं लाइक रेयरली रैंडमली, अगर हो सकता है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं फ्रेम में कहीं गलत जा रहा हूँ जो वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं जाके एक बार देखता, अच्छा मैं यहाँ खड़ा हूँ, कि मैं फ्रेम देख, हाँ ये इक्वेशन है मेरी और फ्रेम के साथ, ये इस परसेंटेज में मैं दिखाई दे रहा हूँ, सिर्फ उसको समझने के लिए। अदरवाइज ये कभी नहीं देखता कि भैया अच्छा ये टेक अच्छा था कि बुरा था, नहीं, वो है वहाँ बैठे हैं 2 लोग 3 लोग उस बात को समझने के लिए, और तुमसे ज़्यादा समझते हैं, तो मैं नहीं जाता हूँ। तो राजी के टाइम पे मैं कभी कैमरा पे नहीं गया, कभी मॉनिटर पे नहीं गया। मेघना बैठी हुई है वहाँ, उनसे बेटर नहीं समझ सकता मैं राजी को, कोई नहीं समझ सकता, उनका बच्चा है, उनका बच्चा है वो, तो फिर देयर इज नो पॉइंट गोइंग देयर। यार कितने प्यारे गाने उस फिल्म के यार, अरे वो क्या प्यारे गाने हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे बोला मैंने, राजी फिल्म ने जो मुझे बाहरी तौर पे दिया ना वो सबको पता है, उस फिल्म ने मुझे अंदरूनी जो दिया ना वो बहुत कम लोगों को पता है, मतलब बहुत जो गिने चुने लोग। जो कि मुझे लगता है कि राजी ने ना मुझे बहुत बेटर एक्टर बनाया इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स, रिलेशनशिप्स, उस फ्रेम में बैठ के टू ओन दैट फ्रेम फॉर टू सम एक्सटेंट इफ रिक्वायर्ड। और वो जो एक ठहराव, चीज़ों को समझने का, मुझे लगता है राजी ने बहुत बेटर, एक होता है ना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने वाली बात होती है, तो राजी ने वो किया मेरे साथ। ना सिर्फ राजी, मेघना, यू रिमूव मेघना फ्रॉम राजी, इट्स नॉट राजी। इसी स्क्रिप्ट को किसी और को दे दो, वो कुछ और बनेगा। मेघना इज द फैक्टर, यू रिमूव हर एंड आई डोंट नो राजी would be there or not. Is she also a very good writer, like lyricist writer? Yeah, she's brilliant. यार घर में पूरी मतलब encyclopedia है भाई। आप गुलजार साहब से मिले हो? अरे कैसा था एक्सपीरियंस? आप लिटरेचर के मतलब इतने बड़े फैन हो तो मतलब फिर तो एक तो उनको देखते ही रो पड़ता हूँ, पता नहीं क्या होता है मुझे ना, कुछ हो जाता है उनको देख के। फिल्मी शूट में पहली बार जब उनसे मिला मैं, तो हमारे यहाँ एक स्क्रिप्ट राइटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 दिन की। अच्छा। जहाँ इस देश के जितने बड़े राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, सब आए थे। कमल हसन से लेके देवानंद साहब से लेके हर आदमी वहाँ था। लास्ट डे पार्टी हो रही थी। अब हम स्टूडेंट थे तो हम ही खड़े थे वहाँ। अच्छा, बहुत पहले की बात है। हाँ, फिल्मी शूट की बात। अच्छा। और हम सबको बांट रहे हैं ड्रिंक्स, और 2 हमारे अंदर भी चले गए क्योंकि इतने लोग आस पास है ना कि आपको देख के अभिभूत हो गए आप सबको देख के, अरे यार हम सही जगह पे आए। एंड मुझे याद है मेरा एक सीनियर है मानिक बत्रा, साउंड इंजीनियर, वो और मैं खड़े हैं ऐसे ही, और बस देखे जा रहे हैं लोगों को। एंड सडनली गुलजार साहब वॉक्स इन, हालत टाइट, और दोनों टाई हार्ड फैन, मतलब वो पहली मुलाकात थी उनसे, मिले दोनों, हम दोनों खड़े होके, वो कुछ तो हम खाली उनको देख के इतने इमोशनल हो के रो रहे हैं दोनों, उनके फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके गानों के बारे में बात कर रहे हैं। और सिर्फ आप 2 थे, और भी लोग होंगे? हाँ ऑफ कोर्स, जब 2 शुरू हुए तो फिर वहाँ भीड़, गुलजार साहब वो खड़े और स्टूडेंट आसपास ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। राजी के टाइम पे फर्स्ट डे ऑफ शूट, मैं वैसे ही काफ़ी नर्वस था अंदर ही अंदर, और मैं अपने ऑफिस का सीन था, मैं अपने उसमें टेबल पे बैठा हुआ, जस्ट ट्राइंग टू नॉर्मलाइज द स्पेस विद मी। एंड सडनली स्टूडियो में थे, कमालिस्तान स्टूडियो में, इधर से ना सन्नाटा पसरता हुआ आ रहा है। मैंने कहा कोई तो अंदर आ रहा है, क्योंकि होती चली गई, सन्नाटा पसरा, और मुझे लगा कि सडनली ही एंटर्स। मैंने कहा शिट, मैं इतना नॉर्मल काम होने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अभी आ गए। अब हार्ट बीट बढ़ गई, मतलब ऐसे छाती फाड़ के आने को रखी थी। पहला दिन, पहला शूट, एंड ही केम, सब आया, पैर वैर छुए,
तो मेघना सेड के दिस जयदीप ही इज प्लेइंग मीर। ओह यस यस। अब वो जाने वाले थे एंड मेघना सेड डैडी बैठो ना, पहला शॉट है देखो आप। भाई मेरी हालत खराब, मैंने कहा, और छोटा सा कमरा, यहाँ बैठे हैं वो। अब मैं बैठा और जैसे उन्होंने बैठा ना, मैं भाई इतना कॉन्शियस हो गया कि मैं 5 मिनट एक बार बाहर, तो बाहर जाके ना सांस ले रहा हूँ कि नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। पूरी एफटीआई की जितनी ट्रेनिंग थी अपने अंदर घुसा के, एंड ही वेरी क्यूटली ही सेड, उनके हाथ में वो जो मेघना का जो बोर्ड था जिसके ऊपर स्क्रिप्ट है, सेड के मैं देखूंगा कि आप लाइनें ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा भाई साहब मत करो मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा यार। सो अमेजिंग। उसके साथ, उनके साथ खड़े रहना ही अपने आप में एक एहसास है। इससे बड़े किसी के फैन बॉय हो जीवन में, सबसे बड़े किसी सेलेब के फैन बॉय हो गया। मतलब हो सकता है उसकी स्किल्स ना पसंद हो, इन जनरल इंसान पसंद हो, ये भी हो सकता है। मैं जिस दिन पहली बार इरफान साहब को काम करते देखा था, वो तो फिर वो हो गया था। अल पचिनो, मैं बहुत डाई हार्ड फैन हूँ उस आदमी का। शाहरुख खान साहब, मतलब वो उनके साथ खड़ा होना ही अगेन, वो उनसे मिलना आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो आप, वो एहसास ही होता है, सबका अपना अपना एहसास होने वाला है। हाउ वाज रईस? अमेजिंग अमेजिंग। 4 दिन उनके साथ काम किया, बहुत छोटा सा रोल था, बट आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स ऑफ सिनेमा फिल्म मेकिंग। द वे ही वर्क्स, द वे ही ट्रीट्स यू इज बियॉन्ड। गुरूर नहीं है ना उतना, पता नहीं यार, जितना बड़ा नाम है मुझे लगता है उस हिसाब से शायद होगा। आई एम श्योर इतने बड़े जब आप नाम बन जाते हो ऑब्वियसली, पर वही है, उनको पता है कि कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं, हमारे जैसों के सामने क्या ही दिखाएंगे यार। पर मुझे इन जनरल मैंने उनको कभी ना गुस्से में देखा है ना कभी टेंशन में देखा। 4 दिन सेट पे थे तो आदमी का मूड भी तो बदलता है। सही बात है। ही इज ऑलवेज एक्टिव, इधर वर्किंग और इधर हैविंग फन विद द पीपल। एंड आप उनसे मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया ही आप हो। क्या खूबसूरत बात है। हाँ, कितना जरूरी है ह्यूमर जीवन में, हंसना खेलना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। और वही अरे लोग तो जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाते हैं आजकल। नहीं, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। और बुरा मान भी जाओ तो दिल पे लेने की बात नहीं ना, छोड़ दो एक टाइम बाद। दोस्तों यारों में भी तो बुरा मानते हैं लोग, पर ऐसा थोड़ी कि आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे। ये छोटा सा टाइम है आज, जब आप देखते हो, मैं वही लोगों को जाते हुए देखते हो आप, अपने प्यारों को, यारों को। कोरोना देखा है आपने, लाइफ कितनी शॉर्ट हो सकती है। क्यों इतना सीरियस लेके बैठे हो लाइफ का, मुझे समझ नहीं आता। सीरियस दिखने में लोग, जब मुझे लोग बहुत सीरियस दिखते हैं, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ। हाँ, मतलब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है लिफ्ट में। हाँ, मैं इंट्रोवर्ट हो सकता हूँ, मैं हो सकता है आपसे बात करने का मूड नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इंसान बुरा हूँ या हमेशा सीरियस होकर बैठा रहता हूँ 24 घंटे। सही बात है। हाँ, बट बहुत जरूरी है कुछ लोगों के साथ। तो कोरोना बता रहे थे जब 2021 में एकदम सेकेंड वेव आया, सब जगह कुछ ना कुछ त्रासदी रासी इन जनरल फटती थी जीवन में, कि मतलब बहुत बुरी जो सीजन कह रहा हूँ, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, मतलब एग्जैक्टली वैसा माहौल था जैसे बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और आपने बाहर कदम रखा और वो आपको खा जाएंगे। इतने बुरे हालात थे। आप कहाँ थे? मुंबई में? बॉम्बे में। और बाहर तो जाना है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स दोस्तों ने कुछ जो भी उस वक्त लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो डेली वॉइसेस वाले लोग हैं, तो हमारे कुछ एक्टर दोस्तों ने वहाँ फिर खाने वाने का उनके वो सब शुरू किया, तो बाहर जाना भी पड़ा। तो परमिशन भी लेनी पड़ी फिर, क्योंकि एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है आपको वहाँ। थैंकफुली बॉम्बे पुलिस ने वो किया, समझे इस बात को। तो मैं शायद 20-21 दिन बाद, 20-25 दिन बाद मेरा हफ्ते में 1 या 2 चक्कर ज़रूर लगते थे खाना इधर से उधर लेके जाने में। बट वो बहुत डरावना था। मुझे लगता है पहला जो लॉकडाउन था वो ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन डरावना बहुत, इमोशनली बहुत ज़्यादा था। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप ट्रॉमेटाइज हो गए थे। सेकंड वेव बहुत खतरनाक थी, लेकिन हम शायद मेंटली डरे हुए नहीं थे। हम थोड़ा ये था कि शायद वो एक नुकसान, पर पता नहीं नुकसान तो क्या है, पर ये फ़र्क था, मेंटल सिचुएशन में फ़र्क था। सो पहले लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा डर था सबके अंदर। इन जनरल जीवन में स्ट्रेंथ किससे मिलती है आपको? मतलब लाइक ऐसे जब सिचुएशंस आते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि वो एकदम गुलजार साहब देखा मैंने कहा काम डाउन करूँ, क्या एसओएस ट्रेनिंग क्या होता है? मतलब सांस लंबी लेते हो, पानी पी लेते हो, या किसी से बात कर लेते हो? जीवन में एंजाइटी होती होगी, आई एम श्योर, बिकॉज जितने बड़े आप नाम बनते हो उसी हिसाब से उतनी एंजाइटी भी बढ़ती है। और मुझे लगता है कि सबसे
वो तरीका मेरे लिए हो सकता है कि मुझे फिर अकेला है थोड़ी देर के लिए, अपने आप से बातें करने, थोड़ी सांस बेटर आ जाएगी ना, क्योंकि जब भी आप एंग्जाइटी में होते हो आपकी सांस उखड़ती है, True. आपकी सांस नॉर्मल नहीं होती। तो आई ब्रीथ लाइक प्रॉपरली, सी माई ब्रीदिंग, फील दैट ब्रीथ, और फिर फैमिली, उससे बेटर क्या ही हो सकता सही बात है। है। आप बोल दो, अच्छा बुरा जो भी होगा एटलीस्ट कोई तो होगा। कितना इंपॉर्टेंट है वाइफ का पार्ट आपके लाइफ में? बेहद बेहद, क्योंकि जिस तरह के प्रोफेशन में हूँ ना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और वो ये बात समझती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि और वो फिल्मी बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं नहीं है वो फिल्म इंस्टीट्यूट की पास आउट है, मेरी जूनियर है, ओके। बट उन्होंने वो कभी उस तरह से लिया नहीं। नहीं। कई बार शूट्स पे जैसे लंबा शेड्यूल होता है और आप होते हो कुछ अजीब से मूड में, और आपकी एनर्जी अलग होती है, उनकी उपस्थिति जो है ना वो आपको काम कर देते हैं। रिलैक्स करती है, आपको नॉर्मलाइज कर देती है उन चीज़ों को। कई बार शूट के टाइम की बात है, या वैसे भी हम पूरा दिन शायद इतनी ही बात होगी, चाय पियोगे, अच्छा क्या खाएंगे आज, फिर से शाम को चाय पीनी है, बस इतनी ही बात होती है पूरा दिन। पर हैं वो यहाँ कुछ पढ़ बट रहे वही हैं, ऑक्सीजन है देख रहे शायद। हैं, बस वो है, आपको एहसास है कि कोई है। आसपास है, वो बहुत सूदिंग होता कभी ऐसे थैंक यू बोलते हो कि यार, मतलब एकदम लाइक है। थैंक यू? बोला है मैंने, कई बार बोला है, एक बार नहीं, कई बार बोल के, कई बार बिना बोले, क्योंकि बिना बोले तो अक्सर बोलते ही होगे, वो तो आई एम श्योर बोलते होगे, बिकॉज पर जेन्युइनली बोला भी है कि आप, हाँ वो आपके चेहरे पे दिखता है कि आप वो मीन भी करते हो, सिर्फ कैमरा के लिए नहीं बोल रहे हो, आप जेन्युइनली फील भी जेन्युइनली करते हो। बोला मैंने उनको कि क्योंकि बहुत थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं है या इस समझ के नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको मेंटली, कि वो आपको नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही है कि ये किस उसमें है। ट्रू। आर यू पर्सन हु क्राइज? मतलब रोते रहते हो कभी? हाँ, जरूरी है ना, मतलब मर्द को रोना भी जरूरी है। बेहद ज़रूरी है, और स्पेशली मर्दों के लिए। हम लोगों ने ये बचपन में बोल बोल के ना कि मर्द रोते नहीं, मर्द रोते, सत्यानाश कर दिया। कब जीवन में आखिरी बार रोए थे आप? परसों 3-4 दिन पहले यार। सो क्यूट, हाँ। सो क्यूट। मुझे लगता है हफ्ते में एक बार तो निकल ही आता है किसी न किसी बात पे, होना किसी भी न किसी चीज़ पे। अच्छे इंसान की निशानी है रोना। ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों की कुछ, और उस रोने में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कभी वो क्रोध में आता है, कभी वो प्यार में आता है, कभी वो डिस्गस्ट में आता है, कुछ भी हो सकता एंगर में आता है। है। इतने जब खतरनाक वाले एकदम रोल करते हो, इन जनरल आप ऐसे गुस्सैल हो थोड़े बहुत? अब नहीं हूँ, पहले थे। अब जब फटता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। पहले हर दिन फट लेते थे, पर अब हर दिन नहीं फट पाते हैं, ये बात भी है। और फिर समझ में आने, थोड़ा ओवर द पीरियड ये समझ में आने लगा ना कि बहुत ही नालायक सा इमोशन है, वेस्टेड है बेसिकली। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और आप अपने अंदर ही घुटते रहते हो। बहुत ही वेस्टेड है, बहुत ही बकवास इमोशन है एंगर। वो ज़्यादा काम आता नहीं है। एक आध दिन चले जाएंगे, साला कोई पूछेगा भी नहीं। Exactly, बोलेगा कि गुस्सा करता रहता वो है। जितना अच्छा है, आए नहीं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आके छू के निकल भी गया तो भी ठीक है। वो कोई काम ढंग से नहीं करने देता आपको, फिर आपका ही काम बिगड़ता है और दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। मतलब 99% टाइम फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो सुन लेगा, उसको लगेगा, दिखा देगा कि उसको फ़र्क पड़ रहा है, पर नहीं पड़ता है। रोने गुस्से की बात की, हंसने की, इतना कब हंसे थे कि एकदम तब रोना निकल आया था? अरे कल परसों अगेन ऐसा क्या हो गया? यही MDU में बैठे हुए थे मित्रों के साथ, शाम को वो आए, सब बैठे। अच्छा, रोहतक में? हाँ, और जो महफिल शुरू हुई और जो किस्से आए ना, फिर आप मतलब सब दुख रहा है, ये दुख रहा है, पेट दुख रहा है, गिर गए हो। मतलब दोस्त आज भी दोस्त जैसा ट्रीट करते हैं कि सेलेब बन गए हो तो थोड़ा बहुत वो वाला इज्जत वाला फैक्टर दोस्त आता है वो वैसा ही है। उनके लिए कोई इज्जत हाँ, इज्जत नहीं उनके है। लिए वो वैसे ही गाली देके बात वैसे ही है। करेंगे। दोस्त वैसे ही है। जो जान पहचान थे वो उनको लगता है कि आप थोड़ा सा, घर वाले पर जो नहीं, घर वालों को घंटा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पापा चाय बना दे। थोड़ा बहुत फिर भी अभी हो गया है, कुछ 1-1.5 साल से। नहीं तो मैं घर पे आता था, अब यहाँ तो घर की गाड़ी पापा वाली
तो मुझे 2 बार सोचना पड़ता था, पापा को बोलूँ कि यार गाड़ी चाहिए, तो क्योंकि उनका पहले पापा को कार चाहिए। कभी लाइफ में कार नहीं लिया पापा से? नहीं मतलब कहाँ जाएगा? अच्छा 50 सवाल, कब आ रहा, वापस कब आएगा? मैंने कहा यार क्या चल रहा है, 40 के हो गए हैं मतलब। पर घर होता है भाई, और थैंक गॉड वो घर है। उनको नहीं लगता कि सहले पे वो किसी बात पे भी डांट नहीं, किसी बात खुद ही बचना पड़ता है, भाग लो यहाँ से। एक जगह तो पूरी दुनिया में होनी चाहिए ना, जहाँ हमें एकदम कोई ब्लंटली बोल सके हम कोई मतलब नहीं उनको, होगे तुम स्टार होगे घर से बाहर, यहाँ नहीं। सो कूल। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपकी भी शूटिंग स्टार्ट होगी, हम दिल्ली में हैं। आज से 100-200 साल बाद जब आप नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूँगा, और शायद दुनिया एकदम बदल जाएगी, आपको क्या लगता है किस चीज़ की वजह से जयदीप अहलावत को जाना जाएगा? हो सकता है एक्टिंग हो सकता है कुछ और भी हो। नहीं, मुझे लगता नहीं 100-150 साल बाद कोई जानेगा। नहीं जानेगा? अरे नहीं भी जानेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर जाने तो किस नाम से, किस चीज़ से जाने? आई थिंक जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे, शायद वो इसलिए वजह जानेंगे कि हाँ जयदीप अहलावत एक एक्टर था। पर जो ज़्यादा याद करेंगे वो इसमें याद करेंगे कि जो लोग मेरे साथ जिए हैं जिंदगी में, उनका किसी न किसी तरीके से हिस्सा रहा हूँ मैं। आई थिंक वो मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग याद रखेंगे कि हाँ यार एक दोस्त था, या एक बेटा था, या एक, पर वो भी तो नहीं होंगे ना, वो भी तो मेरे साथ ही जाएंगे। बट कोई किताब लिखी जाएगी, और अगर मान लो मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे अगर उसे पढ़ेंगे। नो आइडिया ब्रो, ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो गया। बट आई थिंक वो लोग सिर्फ एक्टर को ही जान पाएंगे, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो तब तक नहीं होंगे। हो सकता है कि वो किसी ने पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर किसी ने पास आउट भी कर दिया कि अच्छा ऐसा इंसान है, ऐसा इंसान है, तब भी वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि इतने वक्त बाद नहीं। बट रेलेवेंट आप स्टिल रहोगे, ये मेरी पूरी दुआएं हैं। थैंक यू, आई होप सो। बहुत बहुत शुक्रिया अपने इमोशंस को एकदम ऑनेस्टली, एकदम ब्लंटली शेयर करने के लिए। बहुत कम लोग मिलते हैं जो एकदम बेबाक बातें कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके दिल से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। थैंक यू वेरी मच।